तो भाई रेडी? तो अब चलिए आगे की बात करते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अरे ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे ऑनलाइन, तू तो ऑफलाइन बैठा है। आ रही है, आ रही है। ओके ओके। अरे इधर पड़ोसियों को, ठीक है भाई। ओके डन, ऑल क्लियर। ओके चलिए, तो सुनिए, पिछली क्लास में हम पिछली क्लास में हम कवर कर रहे थे कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो ओराई साइट होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए जिसकी मदद से हम ढूंढते हैं वो हो सेल जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्या है वो सुने। तीसरी प्रॉपर्टी एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की यह है कि उसमें होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, या उसी को बोलेंगे क्लोनिंग साइट। अरे रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही तो डीएनए को काटोगे, और जहां पर डीएनए को काटोगे, मान लो यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट है वहीं से तो काटोगे डीएनए को, और काटने के बाद वहीं पर तो डिजायर्ड जीन को ऐड करोगे ताकि डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग हो सके, मतलब मल्टीपल कॉपी बन सके। तो क्लोनिंग साइट एक्चुअली क्या है? वो साइट जहां डिजायर्ड जीन फिट कर रहे हैं हम, लेकिन फिट कहां कर रहे हो? रेस्ट्रिक्शन साइट पर। तो रेस्ट्रिक्शन साइट ही क्लोनिंग साइट है, राइट? अनदर थिंग, देखो, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में कई एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। मान लो एक वेक्टर है मेरे पास जो ईक और फर्स्ट एंजाइम से भी कट जाता है, बाम एच फर्स्ट से भी कट जाता है, इसमें सेल फर्स्ट एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट भी है, टीएसटी फर्स्ट से कटने की साइट है, हिंड थर्ड से कटने की साइट है। तो एक अच्छा वेक्टर वो है जिसमें कई एंजाइम से कटने की साइट हो। ऐसा वेक्टर अच्छा नहीं है जिसमें एक ही एंजाइम से कटने की साइट हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ऐसा है जो केवल ईक और फर्स्ट से कटता है और किसी से नहीं कटता, और एक ऐसा है जो कई तरह की एंजाइम से कट सकता है। तो मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए। क्यों? सुनना जरा। मान लो मुझे बोला गया जीन ए की मल्टीपल कॉपी बनानी है, और जीन ए और ए के राइट और लेफ्ट में ईक और वन की रेस्ट्रिक्शन साइट है। किसकी साइट है? ईक और फर्स्ट की। अगर इस डिजायर्ड जीन को डालना है वेक्टर में, तो दो में से कोई भी वेक्टर यूज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई यहां से काटो, ईक और वन डालो, यहां से कटेगा, ये भी ईक और वन से काटो, यहीं से कटेगा, अब फिर यहां से काटने के बाद जोड़ दो या फिर इसमें डाल दो, यहां से काटो, सर्कल खुल गया, डिजायर्ड जीन भी डाल दो, हो जाएगा। लेकिन मान लो मुझे बोला गया कि जीन बी की क्लोनिंग करनी है, जीन बी की मल्टीपल कॉपी बनानी है, और जीन बी के दाएं बाएं ना ईक और वन की साइट नहीं है, बाम एच फर्स्ट एंजाइम की साइट है। तो क्या मैं ये दूसरा वाला वेक्टर यूज कर सकता हूं? नहीं, ये तो बाम एच फर्स्ट से कटेगा ही नहीं, साइट ही नहीं है उससे कटने का। लेकिन इसको मैं जीन ए की क्लोनिंग के लिए भी यूज कर सकता हूं और जीन टू के लिए भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि बाम एच फर्स्ट से काटूंगा तो यहां से कटेगा, यहां से खुल जाएगा, डिजायर्ड जीन डाल दूंगा। हाँ, डिजायर्ड जीन। तो एक अच्छा वेक्टर वो है जो कई साइट रखता हो। इससे फायदा ये होगा, इस वेक्टर का यूज मैं कई एंजाइम की क्लोनिंग के लिए यूज कर सकता हूं, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर should have restriction site for many restriction enzyme, but
ओनली वन साइट फॉर ईच एंजाइम। कई एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए, लेकिन हर एंजाइम की एक एक साइट होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो देखते हैं, इस वेक्टर में देखते हैं। मान लो इसमें ई कॉर्बन से कटने की 3 साइट है। यहां पर भी GATTC है, यहां भी GATTC है, और यहां भी GATTC है। 3 साइट है ई कॉर्बन की। मुझे जीन ए डालना है इसमें, तो जीन ए तो मैंने काट दिया ई कॉर्पस से, तो ये ऐसा बन गया स्टिकी एंड। ई कॉर्बन से भी काटो तो ई कॉर्बन एंजाइम क्या बोलेगा कि चल मैं एक जगह काट देता हूं कि तू खुल जा और डिजायर जीन फिट हो जाए। नहीं, उसे जहां जहां साइड मिलेगी वहां वहां काटेगा। अरे तो ये वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो इधर वाले ले गए, एक टुकड़ा इधर वाले ले गए, और एक टुकड़ा इधर वाले ले गए। आगे इन टुकड़ों को समेट लो, बाद में डिजायर्ड जीन डालने की सोचना। समझ रहे हो या नहीं? तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में कई एंजाइम के लिए साइट होनी चाहिए, लेकिन हर एंजाइम की केवल एक साइट होनी चाहिए, अदरवाइज वेक्टर विल गेट फ्रैगमेंटेड। क्लियर? और एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा होना चाहिए, जिस वेक्टर में कई एंजाइम के लिए साइट है, उस वेक्टर को मैं पॉलीलिंकर कहता हूं। पॉलीलिंकर मतलब कई तरह की जीन लिंक कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं यहां पर। समझ रहे हैं? यह है तीसरी प्रॉपर्टी। अंत में फिर से बोलूंगा, अच्छा वेक्टर वो है जिसमें कई एंजाइम के लिए साइट हो, लेकिन हर एंजाइम के लिए केवल एक साइट हो। और जिस वेक्टर में कई एंजाइम के लिए साइट है, ऐसे वेक्टर को हम पॉलीलिंकर कहते हैं। क्लियर है? हाँ बोले। किसमें? इसको, इसके टुकड़े अभी तू नहीं समझ पाया कुछ भी। जब इसे तूने काटा तो एक टुकड़ा तो ये रहा वेक्टर का, एक टुकड़ा ये रहा वेक्टर का, एक टुकड़ा ये रहा। अब डाल कहां डालना है तुझे जीन? ये जुड़े ही नहीं है आपस में, ये तो बिखर गए हैं। तो डिजायर जीन कहां फिट करेगा? समझ गया? हाँ। तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक ओराई साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए, और कई एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, लेकिन हर एंजाइम के लिए केवल एक साइट होना चाहिए। राइट? तो ये तो हो गई एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी। अब मुझे बताना है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल के नाम पर आप अभी तक प्लाज्मिड जानते हो, BAC और YAC जानते हो बस, लेकिन ढेरों है क्लोनिंग वेक्टर। तो मैं अब आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूं क्लोनिंग वेक्टर की। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हां, सबसे कॉमन एग्जांपल क्लोनिंग वेक्टर का तो प्लाज्मिड ही है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड ही पढ़ेंगे। इसे बंद तो कर दे जरा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में पहला हम प्लाज्मिड ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, प्लाज्मिड। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर ये है। और आप सबको बताऊं कि जो बैक्टीरिया होती है उसमें एक तो उसका खुद का न्यूक्लियोइड DNA होता है, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है। बोले तो क्रोमोसोमल DNA है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड DNA के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा DNA होता है, वही कहलाता है प्लाज्मिड DNA। है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ये भी, लेकिन इसे मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। न्यूक्लियोइड DNA तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो उसे क्रोमोसोमल DNA बोलूंगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा DNA है इसे क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो प्लाज्मिड को देखो मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक और खास बात है, ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए। न्यूक्लियोइड डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं, ये अपनी मर्जी से रेप्लिकेट करता है। इसीलिए लिख रहा हूं ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। ऑटोनॉमसली मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग। न्यूक्लियोइड डीएनए से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए ये रेप्लिकेट करता है। क्लियर? अब मुझे कुछ प्लाज्मिड के एग्जाम्पल बताने हैं, कुछ प्लाज्मिड के एग्जाम्पल बताने हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैं प्लाज्मिड का ले रहा हूं वो है PBr 322। ठीक, एक है PBr 325, एक है PBr 327, इस तरह करके कई है। फिर PUC 18, PUC 19, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड का पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एक है RI प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अच्छा, ध्यान से समझना भाई, ये जो ऊपर के तीन हैं PBr 322, 325, 327, यहां पर P का मतलब है प्लाज्मिड और BR का मतलब है, P का मतलब प्लाज्मिड है, BR का मतलब है जिन्होंने तैयार किया, बोलीवर एंड रॉड्रिगेज। इन दो बंदों ने तैयार किया था इसको, इसीलिए नाम है, इसका पूरा नाम है PBR का प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रॉड्रिगेज। दूसरी बात, ये सब थे तो नेचुरल प्लाज्मिड, लेकिन हमने अपने जरूरत के हिसाब से इन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया है। तो अब ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, दे आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। और किसने तैयार किया इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को? बोलीवर और रॉड्रिगेज ने। इसी तरह यहां पर P का मतलब प्लाज्मिड है और UC का मतलब है जहां इन्हें तैयार किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये भी थे तो नेचुरल प्लाज्मिड, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया गया। तो ऊपर के ये जो 5 प्लाज्मिड है, इन पांचों प्लाज्मिड को हम नेचुरल प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे, ऊपर के जो 5 प्लाज्मिड इन्हें क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड। हाँ, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड ये नेचुरल प्लाज्मिड है और इन्हें निकाला जाता है बैक्टीरिया से जिसका नाम है एगरोबैक्टीरियम, इससे निकाला जाता है इसको। TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कि ये दोनों नेचुरल प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम नाम की बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। अब किसका यूज कहां करेंगे वो भी देख लो। अगर आपको डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करनी है बैक्टीरिया में, डिजायर्ड जीन किसमें ट्रांसफर करना है? बैक्टीरिया में, तो इनमें से कोई भी यूज कर लो। मतलब PBR और PUC ये यूज होंगे फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल में जीन डालना है तो इनमें से कोई भी यूज कर लो। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड जीन डालना है डाइकॉट प्लांट में तो ये यूज करो। डिजायर्ड जीन अगर आपको कहां ट्रांसफर करनी है? डाइकॉट प्लांट में, तो फिर TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड यूज करेंगे। क्लियर है? ये इतने प्लाज्मिड है, इनमें से एक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपके NCERT में PBr 322 का फोटो बना हुआ है, पेज नंबर 199 में बना हुआ है, पेज 199 में। तो चलो देख लेते हैं। इसकी लेबलिंग आ सकती है आपको, तो इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं PBr 322 के बारे में डिटेल में। देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है ये PBr 322। यहां पर ओराई साइट लिखा हुआ है ना, और यहां पर लिखा है ROP।
एक्चुअली ये सेगमेंट जो है, आरओपी वाला जो सेगमेंट है, वो सिंथेसाइज करता है क्या? प्रोटीन्स या बोलो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम प्रोटीन चाहिए वो ये बना के देता है। इसको आरओपी पढ़ते हैं। आप उल्टा पढ़ के देखो ना, पी से प्रोटीन, पी से प्रोटीन, ओ से ऑफ, आर से रेप्लिकेशन, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन बना के देता है ये। बोले तो एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन बना के देता है ये मैं नहीं बोल रहा। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे कुछ लाइन लिखी है, तो आखिरी की 2-3 लाइन पढ़ना, देखो लिखा होगा कि आरओपी कोड करता है, मतलब बनाता है प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। लिखा है, याद रखना है। प्लस यहां पर 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। कौन कौन सी? एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन यहां पर है जिसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरी सेलेक्टेबल मार्कर यहां पर है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पार और टेटार। एम्पार मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेटार मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। अच्छा, याद क्या रखना है अब सबसे इंपॉर्टेंट, कि रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी है। इसमें 8 एंजाइम से कटने की साइट है। एक अच्छे वेक्टर में कई एंजाइम से कटने की साइट होनी चाहिए, इसमें 8 एंजाइम से कटने की साइट है। याद रखना है, लेबलिंग आ सकती है। पूछ लेंगे आपसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कौन कौन से एंजाइम से कटने की साइट है, तो ऐसे याद रखो कि नीचे की तरफ पीएसटी फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट है, इसके ऊपर पीबीयू फर्स्ट एंजाइम से कटने की साइट है, और यहां पर पीबीयू सेकेंड एंजाइम से कटने की साइट है। ऐसे ही याद रखो इसी सीक्वेंस में। एम्पार में नीचे पीएसटी फर्स्ट, ऊपर पीबीयू फर्स्ट, और इधर आरओपी में पीबीयू सेकेंड। पूछ लेंगे टेट आर में कौन कौन सी साइट है, तो ऊपर बी, नीचे एस। बी का मतलब है बाम एच फर्स्ट से कटने की साइट, यहां पर सेल फर्स्ट से कटने की साइट। 5 एंजाइम की साइट हो गई ना, बची 3। यहां पर 3 साइट है, एक ई कॉर फर्स्ट से कटने की साइट, एक क्लाव फर्स्ट से कटने की साइट, एक हिंड थर्ड से कटने की साइट। 8 एंजाइम की साइट है। याद रखना इसको, ये फोटो आपके दिमाग में यहां पर बनी होनी चाहिए, बाहर नहीं अंदर। पता चला टैटू बना के चले गए। समझ रहे हो मेरी बात? एम्पार में नीचे पीएसटी फर्स्ट, ऊपर पीबीयू फर्स्ट, और आरओपी में पीबीयू सेकेंड, और टेटार में बीएस, ऊपर बाम एच फर्स्ट, नीचे सेल फर्स्ट की साइट। ऊपर 3 है, ई कॉर फर्स्ट, क्लाव फर्स्ट, हिंड थर्ड। ये आपको मेमोराइज करना होगा। या तो पूछ लेगा एम्पार में कौन कौन सी की साइट है, या लेबलिंग दे देगा एक्स वाई जेड, आइडेंटिफाई करो क्या है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे नाम कैसे हैं, आप भूल गए क्या नाम? नाम का पहला लेटर जीनस से आता है, अगले 2 लेटर स्पीसीज से आते हैं। पीएसटी फर्स्ट निकाला गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है प्रोविडेंसिया, प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी से। इसे निकाला गया बैक्टीरिया प्रोटियस, प्रोटियस वल्गैरिस से। इसे निकाला गया बैक्टीरिया कैरियोफैनन, कैरियोफैनन लैटम से। इसे निकाला गया है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसेंस, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसेंस। इसे निकाला गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से। नहीं चाहिए, घबराओ नहीं, आपको नहीं याद करना है कहां से निकाला है, आपको तो सिर्फ साइट ही याद रखनी, इसीलिए मैंने ना हैंड आउट में लिखा है ना यहां लिख रहा हूं। तो कौन सी साइट कहां पर है ये आपको याद रखना है। और सच बोलूं तो 20 से ज्यादा एंजाइम की साइट है इसमें, 20 एंजाइम से ज्यादा साइट है इसमें।
लेकिन एनसीईआरटी आपका लेवल जानती है कि 8 ही तैयार कर लें बड़ी बात है, इसीलिए सिर्फ 8 ही दिया हुआ है। तो कम से कम ये 8 तो याद रखें ही। और आपसे पूछ भी लिया जाए कितनी एंजाइम की साइट है, तो जो दिख रही है वही बोलो, सच बोलने की जरूरत नहीं है कि सर 20 से ज्यादा की है। समझ गए मेरी बात? हाँ, आप गूगल करना घर जाकर PBR 322, इतनी साइट मिलेंगी आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना बिल्कुल पास पास लिखी होगी। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है, इतनी तैयार कर लो। बिल्कुल यही तो। अब देखो, अभी चैप्टर आगे बढ़ रहा है, इनके पीछे कुछ वजह होगी, क्या वजह वो धीरे धीरे आएगा ना। अभी तो आप एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और मैं इसी का यूज करूंगा, प्रोसेस जब पढ़ाऊंगा तो इसी का यूज करूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, पहला एग्जाम्पल क्लोनिंग वेक्टर का था, प्लाज्मिड पूरा हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और इसमें सबसे पहले ले रहा हूं एग्जाम्पल वायरसेस। कुछ वायरस भी क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं, कुछ वायरस भी क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं। कौन कौन से वायरस हैं, क्या है मामला, अब वो देखो। तो पहला वायरस जो मैं लेने जा रहा हूं जो वेक्टर का काम करता है वो है लैम्डा फेज। अदर एग्जाम्पल्स में वायरसेस, पहला ले रहा हूं लैम्डा फेज। लैम्डा फेज को वेक्टर के फॉर्म में तब यूज करेंगे जब जीन ट्रांसफर करनी हो इन बैक्टीरियल सेल। और पता है इसके डीएनए की कुछ खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसका डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन कुछ हिस्सा इसका सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब स्टिकी एंड, या बोलो कोहेसिव एंड। और मजे की बात यह है कि इधर 12 बेसेस हैं और इधर भी 12 बेसेस है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि इधर के 12 बेस और इधर के 12 बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर आप इसे फोल्ड करके ले चलो उधर, यहां लाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने नोट्स में अपने हाथों से लिख रखा है कि इसके पास होते हैं 12 अनपेयर्ड बेसिस on both the ends, but complementary to each other। 12 बेस इधर और 12 बेस उधर, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा उधर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है इसे हम बोलते हैं स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड, या आज मैं कोहेसिव साइट बोलूंगा, जिसे शॉर्ट में कॉस साइट कहूंगा। ये मैंने नोट्स में अपने हाथों से लिख रखा है इतना, ये जो डायग्राम बनाया है। ठीक, इसका यूज तभी करेंगे जब डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना हो बैक्टीरिया में। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड जीन एनिमल में ट्रांसफर करना है, अरे ह्यूमन में ट्रांसफर करना है, तो मैं यूज करूंगा रेट्रोवायरस। अगर जीन ट्रांसफर एनिमल सेल में करना है, ह्यूमन सेल में करना है, तो रेट्रोवायरस सबसे कॉमन यूज होता है। और अगर प्लांट में ट्रांसफर करना है तो यूज करूंगा कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, CAMB, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, अगर डिजायर्ड जीन मुझे प्लांट सेल में डालना है। कुछ लोग तो सुन के डर गए, सर रेट्रोवायरस, सर ह्यूमन में डालोगे? सर रेट्रोवायरस तो HIV भी है, मतलब सर HIV डाल दोगे आप? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, डिजायर्ड जीन तो छोड़ो, वहां तो कुछ और ही हो जाएगा।
चुप रहो, हाई सर का डायलॉग ना लगाओ यहां। देखो, हम बहुत समझदार हैं। हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस में जो बीमारी वाली जीन है वो हटा देंगे, बीमारी वाली जीन हटा देंगे और उसकी जगह डिजायर्ड जीन डाल देंगे। बीमारी वाली जीन हटाई और उसकी जगह क्या डाल दिया, डिजायर्ड जीन जिसे भेजना है। और फिर बोलेंगे रेट्रोवायरस, देख वो इंसान है, जा इसके अंदर। खुशी खुशी रेट्रोवायरस गया, चलो बीमारी फैलाऊंगा, लेकिन अंदर गया तो उसके पास तो बीमारी वाली जीन ही नहीं है, वो तो डिजायर्ड जीन छोड़ के चला आया वहां। तो डिजायर्ड जीन पहुंच गया या नहीं? और ऐसे वेक्टर को कहते हैं डिसार्म्ड वेक्टर। आर्म मतलब हथियार, उसका हथियार आपने छीन लिया, बीमारी वाली जीन छीन ली, फिर वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। तो जब भी मैं बोलूं कि ह्यूमन में, एनिमल में ये वायरस यूज करूंगा, तो उसके अंदर अपने आप छिपा हुआ है कि बीमारी वाली जीन हटा दी है और उसकी जगह डिजायर्ड जीन डाल दी है। क्लियर है सभी को? हाँ। अच्छा, वो जो 4 साल की बच्ची में जीन थेरेपी हुई थी, उसमें रेट्रोवायरस की मदद से ही तो डिजायर्ड जीन डाली गई थी। प्रोसेस बताऊंगा जीन थेरेपी की डिटेल में अगले चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, तो वायरस हो गए। अगले एग्जाम्पल वेक्टर के, अगला एग्जाम्पल वेक्टर का कॉस्मिड। क्या? कॉस्मिड। इसे हमने हाइब्रिड बनाया है। लैम्डा फेज का कोहेसिव साइट ले आओ, कॉस साइट ले आओ लैम्डा फेज का, और उसे जोड़ दो प्लाज्मिड के साथ। तो कॉस साइट के साथ जोड़ दिया प्लाज्मिड और बन गया कॉस्मिड। ठीक, इसका यूज करेंगे जब जीन ट्रांसफर करना हो बैक्टीरियल सेल में। यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। हाँ, क्या करेगा? हाँ, तो मल्टीप्लाई करेगा तो डिजायर्ड जीन भी तो मल्टीपल कॉपी पहुंच गई ना मेरे बॉडी में। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा तो मेरे लिए फायदा है ना, मेरी ढेर सारी सेल को डिजायर्ड जीन चाहिए। एक स्टेज तक ही होगा, सब कंट्रोल्ड होगा, ऐसा उसे हम डिजाइन करके ही भेजेंगे कि पता चले मारने लगे मेरी सेल को, वो सब कुछ कंट्रोल्ड होगा। किसका? बताया ना अभी, वो जीन थेरेपी जो किया था उस 4 साल की बच्चे, उसमें रेट्रोवायरस की मदद से हमने एडीए जीन डाली थी। एडीए जीन ही तो डाली थी, याद है? स्किड हुआ था उसको। तो मैं बोल, क्या नाम है? आप आधा नाम जानते हो। अशांति नहीं था, ए के बाद एन भी लगा था, अनशांति डिसलवा था। अशांति नहीं, गूगल कर लेना आज जाके, गूगल कर लेना, अशांति नहीं था, अनशांति डिसलवा था। कोई क्यों नाम रखेगा अशांति? अनशांति डिसलवा था वो। नहीं, अभी गूगल ना करना, अगर मैं बोल रहा हूं तो सच ही होगा, ठीक है? मान लो। आसान से नाम क्यों रखेगा कोई, चाहे फॉरेन कंट्री में हो या हमारे यहाँ हो। अच्छा ठीक है, अगला वेक्टर है, अगला वेक्टर है बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसे हमने तैयार किया था ताकि हम जीन ट्रांसफर कर सके बैक्टीरियल सेल में। अगर बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो बीएसी यूज करेंगे। अगला है वाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका यूज तब करेंगे जब डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना हो ईस्ट में। इसी तरह हमने बनाया है एमएसी, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका यूज तब करेंगे जब डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना हो मैमेलियन सेल में। इतने वेक्टर मैंने नोट्स में भेज रखे हैं आपको, एक मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। वो ऐड करना इसलिए जरूरी है
यहां नहीं बताऊंगा तो अगले चैप्टर में बताना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम दिया है अगले चैप्टर में। लेकिन तो अभी से जान के रखो ना। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूं आगे समझ लो, इसके बाद कहीं भी लिख के रख लेना, ठीक है। छठा और आखिरी एग्जाम्पल जो मैं आपको देने जा रहा हूं वेक्टर का, वो है ट्रांसपोजॉन, जिन्हें जंपिंग जीन्स कहते हैं। नाम ही बता रहा है, हाँ, इधर उधर भागते रहते, एक जगह नहीं रुकते। इनको डिस्कवर किया था बारबरा मिक क्लिंटॉक ने मेज में। और इसकी खास बात, इनको बारबरा मिक्लिंटॉक को इनका जेनेटिक्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि इनको हम लेडी मेंडल भी कहते हैं। मेंडल से कोई लेना देना नहीं है इनका, बस इनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में मेंडल के इक्विवेलेंट है, इसलिए इन्हें लेडी मेंडल कहते हैं। हा? जो पहले क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेटअप हो जाता है कि नहीं। अब चाहे जितने भी मिसाइल मैन बन जाए इंडिया में, पहला नाम तो अब्दुल कलाम का आएगा, राइट ना। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, फिर उसी को फॉलो अप करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये होते क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है, ये जीन एक जगह रुकते नहीं। दीज जीन्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू can move from one position to other on same chromosome or different chromosome. डायग्रामेटिकली समझे इसको जरा, डायग्रामेटिकली। जब लिखना तो बाद में ये डायग्राम भी बना देना। मान लो ये दो क्रोमोसोम है, यहां पर जंपिंग जीन है, अभी यहां है, जब तक है तो है, नहीं तो यहां से कट के अलग हो जाएगी और आ गई यहां, मूव कर गई ना फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। या तो सेम क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो जाएगी, या फिर यहां से कट के हटी और यहां आकर लग गई। तो मतलब ये ऐसी जीन है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन घूमती रहती है, सेम क्रोमोसोम पर या डिफरेंट क्रोमोसोम पर। तो लॉजिक यहां पर यह है कि जब ये इधर उधर भागती रहती हैं, तो इनसे डिजायर्ड जीन को जोड़ दो ना, इनसे डिजायर्ड जीन को जोड़ दो, तो जहां जहां ये भागेंगे साथ में डिजायर्ड जीन भी चला जाएगा। समझ गए मेरी बात? दिस इज अबाउट जंपिंग जीन्स। तो जंपिंग जीन्स के बारे में आप कहीं भी लिख लें, जहां मन करे, एनसीईआरटी या जहां भी, क्योंकि अगले चैप्टर में एनसीईआरटी ने नाम दिया है, तो फिर तो वहां पढ़ाना ही पड़ेगा, तो अभी से जान के रखो। तो ये लिख लो, बाकी मैं हटा दूं वेक्टर। हाँ हाँ, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, सर्कुलर हो जाएगा वो। लेकिन जब कब जुड़ेगा, जब मैं डिजायर्ड जीन डालूंगा। नहीं, याद कर, लैम्डा फेज में होते हैं लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए 48502 बेस पेयर। प्लाज्मिड में, मान ले कोई प्लाज्मिड है, उसमें ऐसी कोई साइट नहीं है जो स्टिकी एंड क्रिएट करे, तो कॉस साइट डाल दे, तो जब काटेगा तो कोहेसिव साइट अपने आप जनरेट हो जाएगा। किसमें? अरे हमने तैयार किया है, हमने ये सीक्वेंस निकाल के प्लाज्मिड में डाल दिया, तो क्या बन गया? कॉस्मिड। डायग्राम बना लेना, मेरे से मिट गया, मैं यहां पर बना देता हूं। जंपिंग जीन यहां थी, अब वो यहां से यहां भी आ सकती है, या यहां से दूसरे क्रोमोसोम में भी जा सकती है ना। बना लो इसको, और फिर आओ, एक चीज और बतानी है।
समझिएगा, आप लिख चुके हैं ना सब जंपिंग जीन के बारे में? हाँ, अरे नहीं, डेफिनेशन बस हो गया, कॉन्सेप्ट। अब सुनिएगा, सर आपने इतने क्लोनिंग वेक्टर बता दिए, कब कौन सा यूज करना है ये कैसे डिसाइड होगा? सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहला, नेचर ऑफ होस्ट सेल। और अगर आपको डिजायर्ड जीन बैक्टीरिया में डालनी है, बैक्टीरिया में डिजायर्ड जीन डालनी है, तो प्लाज्मिड यूज कर लो, बीएसी यूज कर लो, कॉस्मिड यूज कर लो, लैम्डा फेज यूज कर लो। लेकिन अगर डाइकॉट प्लांट में डालना है तो टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। ह्यूमन में डालना है तो रेट्रोवायरस। तो नेचर ऑफ होस्ट सेल पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मिड बहुत छोटा सा होता है। मान लो इतना बड़ा प्लाज्मिड है, मैंने इसे काटा ताकि ये डिजायर्ड जीन ले सके। तो अगर किसी डिजायर्ड जीन का साइज कटने पर इतना बड़ा है, तो ये तो फिट हो सकता है यहां, ये तो यहां फिट हो सकता है, तो प्लाज्मिड इतने बड़े डिजायर्ड जीन को ले जाएगा। लेकिन सोचो कोई डिजायर्ड जीन इतना बड़ा है, क्या इतने बड़े डिजायर्ड जीन को ये अपने में होल्ड कर सकता है? नहीं भाई, सिंपल है। वेक्टर इतना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल है, मैंने इसे काटा तो ये इतना खुल गया, इतना ही खुला ना, तो कितनी बड़ी डिजायर्ड जीन इसमें फिट कर सकते हो? इतनी बड़ी डिजायर्ड जीन इसमें फिट कर सकते हो। लेकिन डिजायर्ड जीन इतनी बड़ी है, अब ये इतने से में कैसे फिट होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? तो डिजायर्ड जीन के साइज पर भी डिपेंड करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन दैट अ वेक्टर कैन कैरी। सबसे छोटा डिजायर्ड जीन कैरी करता है प्लाज्मिड। कौन? प्लाज्मिड। पता है प्लाज्मिड कितना बड़ा डिजायर्ड जीन लेके चल सकता है अपने साथ? 0.5 से 8 किलो बेस लंबा। अगर डिजायर्ड जीन का साइज 0.5 से 8 किलो बेस लंबा है, तो प्लाज्मिड में फिट हो जाएगा, ले जाएगा। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज 9 से 23 किलो बेस लंबा है, तो प्लाज्मिड नहीं ले जा सकता, फिर लैम्डा फेज यूज करना पड़ेगा मुझे, वो ले जा सकता है इतना बड़ा डीएनए। लेकिन डिजायर्ड जीन का साइज अगर 30 से 45 किलो बेस लंबा है, तो लैम्डा फेज नहीं ले जा सकता, फिर तो मुझे कॉस्मिड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज 50 से 300 किलो बेस लंबा है, तो कॉस्मिड नहीं ले जा सकता, फिर बीएसी यूज करना होगा मुझे। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन का साइज और बड़ा है, 1000 से 2500 किलो बेस है, तो फिर मुझे वाईएसी यूज करना पड़ेगा। लेकिन डिजायर्ड जीन का साइज इससे भी बड़ा है, मतलब 4000 केबी है, फिर मुझे एमएसी यूज करना पड़ेगा। ये मोर देन 2000 केबी ले जाता है, 3000 केबी, 4000 केबी, 5000 केबी, ऐसे साइज का। हा? पूरा तो करने दे, फिर सवाल रख। ये डाटा मैंने थ्योरी के अंदर दिया है, लेकिन हैंडआउट में जब मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो लिखा तो था मैंने पढ़ाते समय, फिर हटा दिया था। बोला था डाटा याद नहीं करना है आपको, आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे छोटा डिजायर जीन कौन लेके चलता है? प्लाज्मिड। उससे बड़ा लैम्डा फेज, उससे बड़ा कॉस्मिड, उससे बड़ा बीएसी, फिर वाईएसी, फिर एमएसी। ये जरूर याद रखना है। हैंड आउट में आपको यही मिलेगा। डाटा कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। हाँ बोल भाई। नहीं, जब जब छोटे से काम चल रहा है तो बड़ा साइज का क्यों ले जाएगा? क्योंकि जितना बड़ा डीएनए होगा सेल में, उसे डालने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, है कि नहीं? ये क्लियर है? तो अब मैं बात करता हूं। हम पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला टूल पढ़ा एंजाइम्स,
दूसरा टूल हमने पूरा किया, वेक्टर डीएनए। अब तीसरा टूल आ गया, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन जिसे मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकता हूं, या फॉरेन डीएनए बोलूं इकोलाई के लिए। मेरी इंसुलिन जीन इकोलाई के लिए क्या है? फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, पैसेंजर डीएनए है कि नहीं? तो तीसरा टूल पढ़ने चल रहे, डिजायर्ड जीन। आइए देखते हैं। तो तीसरा टूल आ गया, डिजायर्ड जीन, या बोलो जीन ऑफ, दौड़ के आ जा जल्दी, जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए। अरे पैसेंजर है डिजायर्ड जीन, और गाड़ी कौन है? क्लोनिंग वेक्टर। इकोलाई के लिए मेरा इंसुलिन जीन फॉरेन डीएनए है, या बोलो एलियन डीएनए है कि नहीं? कोई पूछे डिजायर्ड जीन डिफाइन करो, तो क्या बोलूं? डिजायर्ड जीन वो डीएनए है जिसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। डिजायर्ड जीन क्या है? ऐसी जीन जिसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। और डिजायर्ड जीन पाने के तीन तरीके, डिजायर्ड जीन पाने के तीन तरीके, एक एक करके पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं, डिजायर्ड जीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है रैंडम डीएनए मेथड। और ये जो रैंडम डीएनए मेथड है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था जब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पहले इल्यूशन बताया था। चलो देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखो, रैंडम डीएनए मेथड में मैंने बोला था कि सेल से डीएनए निकाल लेंगे। सेल से डीएनए निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर इन टुकड़ों को सेपरेट करेंगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बैंड्स आ जाएंगे, है ना। फिर इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिख जाएंगे। और हमें पता है कि डिजायर्ड जीन का साइज क्या है, और अगर साइज पता है तो हमें यह भी पता है कि वो कितनी दूर तक चल के आएगा। तो मुझे पता है कि डिजायर्ड जीन का साइज इतना है कि वो लगभग इतनी दूर तक चल के आएगा। ध्यान देना भाई, डिजायर्ड जीन का साइज इतना है कि वो इतनी दूर तक चल के आएगा। तो जब ऑरेंज कलर के बैंड देखूंगा तो मेरा फोकस इसी एरिया में बनने वाले डीएनए बैंड पर होगा। तो क्या करूंगा? चाकू से जल सहित ये डीएनए बैंड निकाल लेंगे। चलो निकाल लो। तो जल सहित मैंने डीएनए बैंड निकाल लिया। इसी डीएनए बैंड में डिजायर्ड जीन है। अब क्या करूंगा? मेल्टिंग करूंगा। तो जल तो मेल्ट हो जाएगा, और मिल गया मुझे डिजायर्ड जीन। यही है रैंडम डीएनए मेथड। और जल से डिजायर्ड जीन निकालना, इस प्रोसेस को इल्यूशन नाम दिया था। याद आया कुछ? इसको मैंने नोट्स में हाथों से बना रखा है, प्लस प्लस थ्योरी में भी लिख रखा है। थ्योरी में ऐसे लिखा है कि आगे तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। फिर डीएनए बैंड्स को स्टेन करेंगे, आर स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, और फिर एंड ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट, यूवी लाइट के अंदर देखेंगे। और फिर जो डिजायर्ड जीन होगा उसे जल से अलग कर लेंगे। डिजायर्ड जीन वाला बैंड को जल से अलग कर लेंगे।
desired gene can be cut out from the gel and separated, can be cut out from the gel and separated. जेल से डिजायर्ड जीन निकाल लेंगे और जेल से डिजायर्ड जीन निकालना कहलाता है प्रोसेस इल्यूशन। यही बताया है ना। तो नोट्स में ये भी बना है और ये भी बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये रैंडम डीएनए मेथड है, ये पहले से आपको पता था, एक बार और बता दिया। अब आ रहा है डिजायर्ड जीन पाने का दूसरा मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। याद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा था। तो चलो देखते हैं दूसरा मेथड डिजायर्ड जीन पाने का। डिजायर्ड जीन पाने का दूसरा मेथड है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। आइए देखते हैं। ये सब लिखा हुआ है भाई नोट्स में आपके। चलो देखते हैं क्या दूसरा मेथड है, cDNA मेथड या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। अरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड ही तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ही तो कहते हैं। देखो आप क्लास में कितना अलर्ट नहीं रहते हो, उसका एक एग्जांपल अब देता हूं। पिछली 2-3 क्लास से मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर बोलता हूं, गलती ढूंढ सको तो ढूंढना, ठीक है ना। अब बोल के बता रहा हूं कि कहां गलती है, ढूंढ के बताओ। पिछली 2-3 क्लास से बोल रहा हूं कि मैंने अपनी सेल से इंसुलिन जीन निकाली, ठीक, फिर उसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर इकोलाई में डाल दिया, तो इंसुलिन जीन कहां पहुंच गई, इकोलाई में। अब ये इंसुलिन जीन मेरी इकोलाई में जाकर ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगी, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन बोले तो इंसुलिन बन जाएगा, राइट। बोलो गलती कहां है? नहीं, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं। मैं तो बोल रहा हूं जो अभी तक पढ़ाया, पिछली 2-3 क्लास में लगातार बोले जा रहा हूं कि इंसुलिन जीन इकोलाई में डाला, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, फिर उसके ट्रांसलेशन से इंसुलिन हार्मोन बना। यही बोला ना मैंने बार बार। बोलो कहां गलती है? हा? क्या गलती है? तो डीएनए से इंसुलिन जीन डीएनए ही तो है। अरे जोर ला लो यहां, इसका भरपूर यूज करो, नहीं खराब हो जाएगा ये। पता है अभी तक मैंने इस बात को क्यों नहीं छेड़ी? क्योंकि अभी मैं इस हालत में ही नहीं था कि कुछ बता सकूं, लेकिन अब उस जगह पहुंच चुका हूं कि जानबूझ के छेड़ रहा हूं उस बात को। बताता हूं कहां कोई नहीं बता पा रहा है। हाँ? अरे कुछ नहीं, सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं कि इंसुलिन जीन इकोलाई में डाली मैंने अपनी, अब ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन से इंसुलिन हार्मोन बनेगा। इंसुलिन हार्मोन बनेगा, यही तो चाहिए इकोलाई में, इतना ही तो बोल रहा हूं, फिर भी गलत है यहां पर। अरे वो मेरा काम है, मैं डालूंगा डीएनए, उसको बोलूंगा तू डीएनए ले, उसको मैं शॉक दूंगा। अगली क्लास में बताऊंगा इकोलाई को कैसे जबरदस्ती बोलूंगा नहीं तू डीएनए ले, बेचारे को हीट शॉक दूंगा मैं। नहीं फिर भी जिंदा रखूंगा, इतना भी नहीं दूंगा कि मर जाए, शॉक दूंगा, लेकिन मैं उसे अगली क्लास में बताऊंगा, हीट शॉक दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बताओ गड़बड़ी ये है। चलो मैं बताता हूं, अलर्ट रहा करो, इसीलिए बोलता हूं। मेरे सेल की इंसुलिन जीन, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं, है। तो इकोलाई में जब डाला मैंने अपनी इंसुलिन जीन को, तो उसमें तो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों वाली जीन गई है। तो जब इकोलाई में ट्रांसक्रिप्शन करेगी मेरी जीन, तो एमआरएनए थोड़ी ना बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होंगे। और प्रोकैरियोट में तो स्प्लाइसिंग का सिस्टम ही नहीं है, प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इकोलाई में जाके इंसुलिन जीन से एचएनआरएनए बना, इंसुलिन एमआरएनए नहीं बना। जब स्प्लाइसिंग ही नहीं होगी, फंक्शनल एमआरएनए ही नहीं बनेगा, तो इंसुलिन कैसे बन गया?
यहां गलती हो रही थी, क्योंकि बैक्टीरिया में तो स्प्लाइसिंग का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी इंसुलिन जीन ईस्ट में डालूं, ये ऑनलाइन वालों ने जवाब दिया है क्या, देखो जरा। अरे वाह, नहीं नहीं, टाइम भी है यहां पर, दिया दिया, एक दो लोगों ने दिया। रुद्राक्ष अच्छे से देखना, अलग अलग साइड पे अलग अलग नाम है, अनशांति ही है, चिंता ना कर। अशांति है गूगल पर लिखा हुआ है, अलग अलग साइट्स हैं। एक स्पेसिफिक पबमेड में देख, जो वेल नोन साइट्स हैं, ब्लैकवेल साइंस है, पबमेड में देखो, एनसीबीआई में देखो, वहां पर एक्चुअल नाम मिलेगा, बाकी साइट्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। चलो, एक दो लोगों ने जवाब दिया है इधर, चलो। अच्छा सुनो, हाँ, साइंस की जो अपनी साइट, जो अपन ऐसे ही रैंडमली विकिपीडिया फलाना कुछ भी डाल देते हैं, नहीं, ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सर्च करोगे तो फंस जाओगे। एक साइट बोलता है ये प्लांट C4 है, दूसरी लिंक खोलो बोलेगा कैम प्लांट है, अगली खोलो फिर बोलेगा C4 है। तो साइंस की जो टेक्निकल साइट्स है, केवल उसी से इंफॉर्मेशन उठानी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं गूगल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक पबमेड है, पबमेड एनसीबीआई की साइट है। तुम लोग क्या करोगे, मेडिकल कॉलेज में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, क्लास के बाहर पूछ लेना, बता दूंगा, ढेरों साइट है। हमने भी जब रिसर्च वर्क किया था तो हमें भी बताया गया, नहीं हम भी यही करते थे, गूगल खोले, हाँ अरे यार इसने तो ये बताया था, यहाँ तो ये दिया है, फिर उन्होंने लिस्ट दी साइट की, 10-20 साइटें लिखा दी, हाँ इससे सर्च करना है, पूरा प्रोजेक्ट इसी से तैयार करना है, फिर एक्चुअल आया। तो चलिए वापस आते हैं हम। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी इंसुलिन जीन अगर ईस्ट में डालूं तो कोई समस्या नहीं है, कि ईस्ट तो यूकैरियोट है, उसमें स्प्लाइसिंग का सिस्टम है। तो अगर मैं अपनी इंसुलिन जीन ईस्ट में डालता हूं तो फिर कोई समस्या नहीं है। पिछले मेथड से निकालो डीएनए, डिजायर्ड जीन इंसुलिन निकालो, इंसुलिन जीन और डाल दो ईस्ट में, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर पिछले मेथड से निकाला हुआ इंसुलिन जीन मैं ई कोलाई में डालूं तो स्प्लाइसिंग है ही नहीं, तो इंसुलिन तो बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा भी तो कुछ और ही प्रोटीन बनेगा, इंसुलिन तो नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए दूसरा मेथड ला रहा हूं। क्या करेंगे इसमें, सभी ध्यान से देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। चक्कर ये है, मेरी सेल से डीएनए ना निकालो, मेरी इंसुलिन जीन को ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो। क्या बन गया, HNR, अभी सेल में ही है, हाँ, इंसुलिन जीन में मेरी सेल में ट्रांसक्रिप्शन कर लेने दो, क्या बन गया, HNRNA। स्प्लाइसिंग भी हो जाने दो, मतलब इंट्रॉन हट गया, फंक्शनल एमआरएनए बन, क्या तैयार हो गया, फंक्शनल एमआरएनए। सेल से ये निकालो, सेल से क्या निकालना है, एमआरएनए निकालना है। एमआरएनए बोल रहा हूं मतलब इंट्रॉन हट चुका है, तो चलो मैंने एमआरएनए निकाल लिया, मैंने एमआरएनए निकाल लिया डिजायर्ड जीन का। अब इसका टेस्ट ट्यूब में कराओ ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये तो आरएनए से डीएनए बनाएगा। जो डीएनए बना उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये रही डिजायर्ड जीन, ये वो इंसुलिन जीन है जिसे मैं बार बार ई कोलाई में डालने को बोल रहा हूं। मेरी सेल से एमआरएनए निकालो, और एमआरएनए है मतलब इंट्रॉन नहीं है। अब जब इसमें इंट्रॉन नहीं है तो इससे जो डीएनए बनेगा उसमें भी इंट्रॉन नहीं है। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस इंसुलिन जीन को डालो, प्लाज्मिड में आगे, अरे प्लाज्मिड के साथ जोड़ लो ना, प्लाज्मिड के साथ जोड़ लो, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसे डाल दो ई कोलाई में, तो ई कोलाई में जब ये पहुंचा तो ये इंसुलिन जीन जो गई, इसमें इंट्रॉन नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन से जो बनेगा वो एमआरएनए ही बनेगा, क्योंकि जो
डीएनए में खुद इंट्रॉन नहीं है, तो जो आरएनए बनेगा उसमें भी इंट्रॉन नहीं है, तो जो बन रहा है वो फुली फंक्शनल एमआरएनए बन रहा है, स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। और अब इसके ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, बोले तो इंसुलिन हार्मोन बनेगा। समझ में आई बात? तो ये मेथड कब फॉलो करेंगे? जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस को अवॉइड करना हो, स्प्लाइसिंग प्रोसेस को अवॉइड करना हो, ये सीधा सीधा बोलो ना, जब भी किसी यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में डालना हो तो ये मेथड यूज होगा। जब भी यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में डालना हो तो डिजायर्ड जीन ऐसे बनाएंगे जिसमें इंट्रॉन हो ही नहीं, तो अंदर जाकर फंक्शनल एमआरएनए ही बनेगा और प्रोटीन बनेगा। एक लाइन और मैंने नोट्स में लिख रखी है, मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जीन है, इन वीवो जीन, इन वीवो मतलब इन विट्रो तो टेस्ट ट्यूब में, इन वीवो मतलब मेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जीन है, जो एक्चुअल इंसुलिन जीन है, उससे छोटा होगा ये वाला डिजायर्ड जीन। क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जीन है वो तो इतना बड़ा है, मेरे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन जीन है वो इतना बड़ा है, क्योंकि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं, लेकिन इसमें तो इंट्रॉन है ही नहीं, ये तो छोटा ही होगा ना। तो मैंने इस मेथड में नोट्स में लिखा है क्या कि cDNA या डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आर शॉर्टर देन एक्चुअल जीन, या बोलो इन वीवो जीन, ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रॉन्स। बात समझ में आई? हाँ बोले। बाहरी प्रोटीन डालेगा तो उसका डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। बाहरी प्रोटीन कैसे? कहीं काम नहीं करेगी, ठीक है ना? ये क्लियर है? तो दूसरा मेथड हो गया डिजायर्ड जीन पाने का, और ये मेथड तब फॉलो करेंगे जब स्प्लाइसिंग रोकना है, स्प्लाइसिंग अवॉइड करना है। ये सीधा सीधा बोलो, जब भी किसी यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में डालना है, ये वाला मेथड यूज करेंगे। अच्छा, अब तीसरा मेथड ला रहा हूं। याद है जेनेटिक कोड में हमने आर्टिफिशियली एमआरएनए बनाया था, आर्टिफिशियली बनाया था ना एमआरएनए। जब से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है, हमें तो हर जीन का सीक्वेंस पता है। हमें पता है कि आगे एडेनिन डालो, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, फिर ये फिर वो, इंसुलिन जीन तैयार हो गए। तो आर्टिफिशियली तैयार कर लो ना जीन। तीसरा मेथड है, किसी के भरोसे ना बैठो, आर्टिफिशियली खुद जीन तैयार कर लो। इसे कहूंगा सिंथेटिक डीएनए मेथड। क्लियर? तो तीसरा मेथड डिजायर्ड जीन पाने का है, तीसरा और आखिरी मेथड डिजायर्ड जीन पाने का है, सिंथेटिक डीएनए मेथड, या बोलो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। किसको? हाँ ऑब्वियस है, मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें इंट्रॉन वाला हिस्सा स्किप कर दूं, है ना? ओके देखो, तीसरा मेथड डिजायर्ड जीन पाने का है, सिंथेटिक डीएनए मेथड, या बोलो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। ध्यान दीजिएगा सभी। ये अब बात है सर हिस्ट्री बताओ थोड़ा, किसने बनाया पहली बार? पहली बार सिंथेटिक डीएनए तैयार किया था, कॉर्नबर्ग सिंथेसाइज्ड फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए। पहला सिंथेटिक डीएनए कॉर्नबर्ग ने तैयार किया बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। मैं इनके काम को बड़ा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैंड तो आप सेल से निकाल लाए हो, डीएनए टेम्पलेट यूज कर रहे हो, मतलब एक स्ट्रैंड तो आप सेल से लेके आए हो, केवल एक स्ट्रैंड ही तो नया बना रहे हो।
मतलब मेरी नजर में आप जीन नहीं बना रहे हो, आप इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हो, है कि नहीं भाई? आप एक स्ट्रैंड तो सेल से ले आए हो, एक ही स्ट्रैंड तो नया बनवा रहे हो, तो आप तो इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हो। अगर कोई दोनों स्ट्रैंड तैयार कर दे तो मैं बोलूंगा कि इसने आर्टिफिशियली जीन तैयार कर दी, कोई टेम्पलेट यूज ना करे। और ऐसा करके दिखाया था हमारे इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद सिंह खुराना ने। तो देखिए, H.G. खुराना सिंथेसाइज्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन, जीन का मतलब ही है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन, या बोलो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार किया विदाउट यूजिंग, बिल्कुल विदाउट यूजिंग डीएनए टेम्पलेट, कोई स्ट्रैंड यूज किए बिना दोनों स्ट्रैंड खुद तैयार करके दिया। तो इनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में बड़ा है, लेकिन इनमें थोड़ा सा और भी देखें इन्होंने क्या क्या किया था। पहली बार इन्होंने सिंथेसाइज किया था, पहली बार इन्होंने सिंथेसाइज किया था जीन फॉर ईस्ट एलानिन टीआरएनए, और इस जीन में 77 बेस पेयर्स थे, लेकिन बनाते समय कुछ एरर रह गया था, इसीलिए जब ये जीन सेल में डाली तो सेल में ये जीन नॉन फंक्शनल थी। समझो क्या किया था, मैं बोल रहा हूं पहली बार इन्होंने जो जीन तैयार की वो ईस्ट के लिए तैयार की है। ईस्ट के लिए कौन सी जीन तैयार की? जिसमें 77 बेस पेयर्स थे, और ये जो जीन तैयार की थी ये एमआरएनए नहीं बनाता था, ये जीन टीआरएनए बनाता था। इन्होंने ये जो जीन तैयार की थी वो एमआरएनए नहीं, क्या बनाता था? टीआरएनए। और कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ लेके चलता था एलानिन एमिनो एसिड, ये बनाया था। इसके लिए जीन बनाई, कितनी बड़ी? 77 बेस पेयर लंबी, और वो जीन एमआरएनए नहीं टीआरएनए बनाता था। और कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ एलानिन लेके चल सकता। बस बनाते समय जीन में कुछ गड़बड़ी रह गई, जिसके कारण जब ये जीन को सेल में डाला तो फंक्शनल नहीं थी। हार नहीं माने ये, इससे भी बड़ी जीन बनाई अगली बार, 77 बेस पेयर नहीं, 207 बेस पेयर। लेटर ऑन he synthesized gene for E. coli tyrosine tRNA, 207 बेस पेयर लॉन्ग। और इस बार जो जीन बनाई वो सेल में भी फंक्शनल थी। मतलब ये कह रहा हूं इस बार जीन किसके लिए बनाई? ई कोलाई के लिए। और ऐसी जीन बनाई जिसमें 207 बेस पेयर थे। और इस बार जो जीन बनाई फिर से वो एमआरएनए नहीं बनाती थी, टीआरएनए ही बनाती थी। कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ टाइरोसिन एमिनो एसिड को ले चले। और ये जीन सेल में फंक्शनल भी थी। समझ गए? दूसरी बार जीन किसके लिए बनाई? ई कोलाई के लिए। कैसी जीन बनी? जो टीआरएनए बनाता था। और कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ टायरोसिन लेके चलता था। 207 बेस पेयर की जीन थी और सेल के अंदर भी फंक्शनल थी। क्लियर है? तो इस तरह मैंने जो पहला टूल था एंजाइम, दूसरा टूल था वेक्टर डीएनए, तीसरा टूल चल रहा था डिजायर्ड जीन, पूरा हुआ। चौथा और आखिरी टूल तो 1 मिनट का है। चौथा टूल है होस्ट सेल। अरे होस्ट सेल किसे बोलोगे? सेल इन विच डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड। जिस सेल में हम डिजायर्ड जीन डालते हैं उसी को होस्ट सेल कहते हैं। और होस्ट सेल कोई भी हो सकता है। अरे भाई, होस्ट सेल में भी बैक्टीरियल सेल,
जैसे कि इकोलाई में डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं, फंगल सेल जैसे ईस्ट में डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं, प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं, एनिमल सेल में डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं, कोई भी हो सकता है होस्ट सेल। तो होस्ट सेल वो सेल है जिसमें डिजायर्ड जीन डाली जाती है। ठीक है, तो इस तरह मैंने चैप्टर का एक पार्ट खत्म किया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब दूसरा पार्ट जो आता है वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेन पार्ट तो वो है, अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, तैयारी कर रहे थे। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। कुछ स्टेप तो आपको पहले से पता है, चलो देख लेते हैं आपको क्या क्या पता है। अरे भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सेल से डीएनए निकालो, वहीं से सब कुछ शुरू होगा। तो चलिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लगभग 9 स्टेप्स हैं इसमें, लगभग 9 स्टेप्स हैं। और जब ये 9 स्टेप हो जाएंगे, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए पहला स्टेप देखते हैं, प्रोसेस ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RDT, बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से डीएनए निकालना। और आपको बताऊं, ये स्टेप मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पता है कब पढ़ाया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बोला था क्राइम सीन से सैंपल लिया, फिर उससे डीएनए निकाला, पूरा बताया था। वही दोबारा देखो। मान लो ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल है। ठीक, इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं इंक्लूडिंग डीएनए। इसको रखो टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले इसे लाइटिक एंजाइम से ट्रीट करो ताकि सेल की बाउंड्री टूट जाए। अरे भाई, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो सेल वॉल तोड़ने के लिए लाइसोजाइम डालोगे। ओ इधर देख ले, उधर किसको देख रहा है? इधर देख ले, उधर किसको ढूंढ रहा है तू? नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहा है। अरे तो फिर इधर देख ना, इतना अच्छा सेल बना हुआ है। बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ना है तो लाइसोजाइम डालो, प्लांट सेल वॉल तोड़ना है तो पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, सेलुलोज नहीं सेलुलेज और पेक्टिनेज। और अगर फंगल सेल वॉल है तो काइटिनेज। कुल मिला के सेल वॉल तोड़ दी, सेल मेम्ब्रेन बाकी है। अब सेल मेम्ब्रेन चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, तो लाइपेज और प्रोटीएज डाल दो, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। तो कुल मिला के सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाउंड्री तोड़ दी। डायग्राम ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ना। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, डॉट डॉट, ये सेल वॉल, और अंदर के बायोमोलिक्यूल बचे हुए हैं। डॉट डॉट करके ये दिखाना चाह रहा हूं कि सेल की बाउंड्री टूट रही है, बायोमोलिक्यूल बचे हैं। अब मैं क्या करूंगा? सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊंगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के टुकड़े हैं ना, टुकड़े, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के टुकड़े नीचे सेटल डाउन होंगे, बाकी क्या बचेंगे? ऊपर बायोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, तरह तरह के बायोमोलिक्यूल बचे। अब इन बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है तो लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेज, आरएनए के डाइजेशन के लिए आरएनएज, सब डाल दो। गलती से डीएनए ना डाल देना, डीएनए ही तो निकालना है। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, लाइपेज लिपिड को, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट्स को, सब डाइजेस्ट हो गया, बचा केवल, अब टेस्ट ट्यूब में बचा है केवल डीएनए। तो अब ऐसा करो, चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दो। जब चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे
तो डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डीएनए हाइड्रोफिलिक है और अल्कोहल हाइड्रोफोबिक है। तो चिल्ड इथेनॉल में जब चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा फाइबर के फॉर्म में। अब इस डीएनए को रॉड की मदद से निकाल लो और रॉड की मदद से इस डीएनए को निकालना अल्कोहल से प्रोसेस कहलाती है स्पूलिंग। बताया था चिल्ड इथेनॉल में डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया है, रॉड की मदद से बाहर निकाल लो। रॉड की मदद से इस डीएनए को निकालना, इसी को स्पूलिंग कहते हैं। पेज नंबर 201 एनसीईआरटी। फोटो बनी हुई है तो देखो, पहली फोटो में डीएनए प्रेसिपिटेट हो रहा है और दूसरे में देखो रॉड की मदद से डीएनए बाहर निकाल रहे हैं। तो डायग्राम आ जाएंगे ये दोनों। नीचे लिखा होगा इन डायग्राम में किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्पूलिंग। समझ गए? सेल से डीएनए निकाल चुके हैं। अब जब सेल से डीएनए निकाल चुके हो तो अब क्या करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, है ना? तो स्टेप सेकंड है इस डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कराओ बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो देखो ना, ये रहा डीएनए, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटो तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब ध्यान दे पा रहे हैं? वी आर फॉलोइंग रैंडम डीएनए मेथड टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। डीएनए निकाला, डीएनए को काटा, अब इन फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करेंगे। तो यही स्टेप थर्ड होगा। स्टेप थर्ड है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन पाने के लिए एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो चलो करा देते हैं। जब एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तो डीएनए के बैंड्स आ गए। इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करो और यूवी लाइट से देखो, और हमें डिजायर्ड जीन का साइज पता है। तो हमें यह भी पता है कि साइज इतना है कि डिजायर्ड जीन इतनी दूर तक आएगा लगभग। तो जब बैंड देखूंगा तो मेरा फोकस इसी एरिया में बनने वाले बैंड पर होगा। तो चाकू से जेल सहित डीएनए बैंड निकाल लूंगा। तो चलो निकाल लेते हैं। डिजायर जीन बैंड सहित जेल सहित ये सब निकाल लिया। अब जेल को मेल्ट कर दो। तो जेल तो मेल्ट हो गया, मिल गया डिजायर्ड जीन। जेल से डिजायर्ड जीन निकालना इल्यूशन कहलाता है। आपको मिल चुका है। यही तो था स्टेप थर्ड। अरे रैंडम डीएनए मेथड यही तो था। अच्छा, डिजायर्ड जीन मिल चुका है। सुनिएगा मेरी बात, एक जिस बैच के हैंडआउट मैंने आपको दिए हैं उसमें मैंने पढ़ाते समय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पढ़ाया था। तो सारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था। तो आपके पास जिनके पास हैंडआउट हैं वो देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के 5-6 स्लाइड यहां पर हैं, अभी मतलब बाद में इस चैप्टर में है। लेकिन आपको तो मैं ये पूरे 6 स्लाइड वहां पढ़ा दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पहले, इसलिए उनको मैंने स्किप किया। क्लियर? ये ना सोचना सर छोड़ दिया, नहीं, पढ़ा चुका हूं। डिजायर्ड जीन मिल चुकी। चलो क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। PBR322, PBR322 आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। मेरे पास डिब्बे भरे, मान लो। अरे आर्टिफिशियल है तो डब्बे भरे भाई मेरे पास। तो PBR 322 की मुझे कोई कमी नहीं।
लेकिन इसकी तो एक ही कॉपी मिली है। तो स्टेप 4 हाजिर है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर। अब ये वो जगह आ गई है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने पीसीआर सिर्फ नाम लिया था, यहां उसको देखेंगे हम। तो स्टेप 4 है पीसीआर की मदद से डिजायर्ड जीन को एम्प्लीफाई करना। तो देखो जरा, रुक जा, यहां 2-4 स्टेप थोड़ी ना, 9 स्टेप है। तो नहीं, पूरे 9 नहीं होंगे अभी। ओए अभी इधर देख, स्टेप नंबर 4 क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर। तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा अगले दिन देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। वो तो वहां टाइमर सेट है 15 मिनट, है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। उधर बंद, मैं भी बंद, तो इसलिए बोल रहा हूं। तो ध्यान से सुनो अभी। पीसीआर पहले जब इन्वेंट हुआ था, ये टेक्निक, नाम तो पीसीआर ही था, लेकिन फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं था। पहले इसको लोग कहते थे प्यूपल चॉइस रिएक्शन। बाद में पता चला कि यार ये तो डीएनए रेप्लिकेशन करा रहा है, मतलब पॉलीमरेज जैसा कुछ कर रहा है, तो फिर इसका टेक्निकल नाम रखा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को इन्वेंट किया था कैरी म्यूलिस ने। किसने? कैरी म्यूलिस ने। और जिस मशीन में पीसीआर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मोसाइक्लर। आपके हैंडआउट में मैंने इसकी 2 बार फोटो बना रखी है। हैंडआउट में इसकी फोटो 2 जगह बना रखी है, थर्मोसाइक्लर कैसा दिखता है उसके लिए। ठीक है, अच्छा सुनिए, पीसीआर को मैं बोलता हूं कि पीसीआर इज ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटिक काम करेगा। क्या काम करेगा? ऑटोमेटिक है, रैपिड टेक्नोलॉजी है। किस चीज की? इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन की। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में डीएनए को एम्प्लीफाई करेगा रैपिड रेट से, ऑटोमेटिक काम करेगा। अच्छा, मैं कहता हूं कि हम पीसीआर क्यों करा पा रहे हैं? हम पीसीआर इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि डीएनए में 2 प्रॉपर्टी है। डीएनए में 2 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि डीएनए का इन विट्रो रेप्लिकेशन किया जा सकता है, लैब में डीएनए का रेप्लिकेशन किया जा सकता है। और दूसरा कि डीएनए में डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। डीएनए में डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। देखो ना, सेल में आपने डीएनए डाला, सोचो डीएनए में डीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी ना हो तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग ही नहीं होंगे। जब अलग ही नहीं होंगे तो लैब में इनका एक एक नया स्ट्रैंड कैसे बनाओगे? तो डीनेचुरेशन कर सकता है डीएनए, तभी तो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, तब ना आप इन विट्रो एक एक स्ट्रैंड नया बनवा दोगे। तो पीसीआर इन 2 के कारण हो पा रहा है। पीसीआर में जब पीसीआर प्रोसेस बताऊंगा तो बोलूंगा कि पीसीआर प्रोसेस में 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। पहला प्रोसेस क्या होता है? डीनेचुरेशन। टेम्परेचर याद रखना है, 94 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है डीनेचुरेशन। स्टेप सेकंड होता है एनिलिंग, जिसे 54 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जिसे 72 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है।
मतलब टेम्परेचर याद रखना है आपको, 94, 54, 72, 94, 54, 72, 94 पर डीनेचुरेशन, 54 पर एनलिंग, एक्सटेंशन 72 पर। होते क्या है सर, सब देखोगे, लेकिन अभी सिर्फ टेम्परेचर बता रहा हूं। लेकिन बात यह आई कि सर पीसीआर मशीन को क्या दोगे कि डीएनए डबल कर देगा। बात वो है कि पीसीआर मशीन को हम क्या दें कि वो डीएनए को एम्पलीफाई कर देगा। अरे रुक जा, अभी एक ट्यूब होती है यहां स्पेशल टाइप की, जो 94 डिग्री टेम्परेचर को भी झेल सकती है, ऐसा ट्यूब होता है। और इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की अगर मैं खास बात करूं, इसे हटा देता हूं। इस ट्यूब की अगर मैं बात करूं, ये रही ट्यूब, इसमें एक फ्लैप भी लगा होता है, मतलब मटेरियल भरने के बाद फ्लैप बंद हो जाएगा। इस ट्यूब को कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब। क्या कहते हैं? एपेंडोर्फ ट्यूब। इस ट्यूब को, इसमें क्या क्या डालूं ताकि डीएनए एम्प्लीफाई हो जाए? पहले तो डिजायर्ड जीन डाल दो, जो अभी अभी निकाली आपने। क्या क्या डालना है? एक तो डिजायर्ड जीन डालना है जो अभी निकाला, और क्या डालना होगा? अरे नया डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी डालना होगा, मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये डालना होगा। और याद है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले आपको प्राइमर डालना होगा, पहले आपको प्राइमर डालना होगा। लेकिन यहीं पर लोग आकर बाद में उलझ जाते हैं। सो बी वेरी क्लियर, मेरी सेल में कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो डीएनए बनाना इनिशिएट कर सके, इसलिए पहले आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाते हैं, आरएनए प्राइमर, है ना। फिर बाद में फिर डीएनए बनता है, और जब डीएनए बन जाता है तो फिर आरएनए प्राइमर हटाना पड़ता है, उसकी जगह डीएनए लगाना पड़ता है। यही है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहां पर सब कुछ मेरे हाथ में है, प्राइमर मुझे डालना है, मैं क्यों आरएनए का टुकड़ा डालूं? अगर मैं आरएनए का टुकड़ा डालूंगा तो बाकी तो डीएनए बन जाएगा, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो प्राइमर हटाओ, उसकी जगह डीएनए लगाओ। तो मैं आरएनए प्राइमर डालूंगा ही नहीं, मैं डीएनए प्राइमर डालूंगा। आपको छोटा सा टुकड़ा ही तो चाहिए पहले से तैयार। जब आप आर्टिफिशियली पूरी जीन बना के रख सकते हो, तो एक छोटा सा टुकड़ा बना के नहीं डाल सकते डीएनए का? तो मैं डीएनए का प्राइमर ही डालूंगा, डीएनए का टुकड़ा डालूंगा। इसका फायदा ये होगा कि छोटा सा डीएनए का टुकड़ा मैंने बना के दे दिया, बाकी डीएनए पॉलीमरेज बना देगा। तो जब डीएनए बन के रेडी होगा तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल हो रहा है। तो कितना झमेला होगा अगर मैं आरएनए प्राइमर डालूं तो। आगे डीएनए बनेगा, फिर प्राइमर हटाओ, उसकी जगह डीएनए लगाओ। इससे अच्छा ऐसा लगा दो कि बाद में हटाना ही ना पड़े। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना। अक्सर लोग क्वेश्चन देते हैं उलझाने के लिए, तो बी वेरी क्लियर। यहां पर हम डालेंगे डीएनए प्राइमर, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, ताकि जब प्राइमर लग जाए फिर डीएनए बन जाएगा, और जब डीएनए बन जाएगा इसके बाद कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? अच्छा, और क्या चाहिए आपको? अरे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी तो देना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज देना पड़ेगा जो 94 डिग्री टेम्परेचर भी झेल सके। मेरा डीएनए पॉलीमरेज डालोगे तो इतने में जल के बराबर हो चुका होगा। एंजाइम मरता है क्या? एंजाइम डिस्ट्रॉय होता है? तो सुनो, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे जो थर्मोस्टेबल हो। थर्मोस्टेबल मतलब ऐसा डीएनए पॉलीमरेज डालूंगा जो हाई टेम्परेचर को झेल सके। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है
टैग पॉलीमरेज। कौन सा? टैग पॉलीमरेज। मोस्ट कॉमन डीएनए पॉलीमरेज जो यूज होता है वो है टैग पॉलीमरेज। इसे निकाला जाता है एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से। इसे निकाला जाता है एक हाई टेम्परेचर पर पाई जाने वाली बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस से। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। ये इतना टेम्परेचर झेल क्यों पा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी बैक्टीरिया से निकाला गया है, वो बैक्टीरिया खुद ही हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है। मतलब ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी हर एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम कर सकती है। समझ रहे हैं? सर टैग पॉलीमरेज लैब में नहीं है तो फिर पी फ्लू पॉलीमरेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पी फ्लू पॉलीमरेज। इसे भी निकाला जाता है एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया पाइरोकोकस फ्लूरियोसस से। सर ये भी ना मिला तो तो इसे निकालेंगे एक दूसरी एंजाइम यूज करेंगे वेंट पॉलीमरेज, जो कि फिर से निकाला जाता है एक अभी 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 ध्यान से देखो। एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मोकोकस लिटोरैलिस से। इनमें से कोई भी डीएनए